हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी 2022 की क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसमें टॉपिक हमारा भूगोल ये चल रहा था। भूगोल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना है, आइए एक बार उसको देख लेते हैं। तो भूगोल का एक बार सिलेबस देखा जाए तो इसमें ये बिंदु दिया है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो नदियाँ तथा नदियों की घाटी, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो टॉपिक है भूजल संसाधन। ये आज की क्लास का टॉपिक का नाम है। और हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को यानी एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी लास्ट क्लासेस जितनी भी हैं वो मिस हो गई हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, तो वहाँ पे 1 बाय 1 हर एक क्लास पड़ी हुई है, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक का नाम है आज का भूजल संसाधन। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में भी बताया गया है आप लोगों को। थ्योरी फैक्चुअल जितने भी हैं हमारे पॉइंट्स वो रखे गए हैं, और बाद में MCQs क्वेश्चन वगैरह भी रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। चलिए आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या बताया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बताया गया है कि भारत में विश्व की 17.74% जनसंख्या है, यानी भारत में जितनी जनसंख्या है वो है विश्व की 17.74% जनसंख्या है। पहला पॉइंट बताया गया है। दूसरा क्या बताया गया है कि भारत में विश्व का 2.45% भूभाग है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.74% जनसंख्या है जो कि भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का 17.74% जनसंख्या है कहाँ पे, भारत में। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि भारत में विश्व का 2.45% भूभाग है, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है कि भारत में विश्व का 4% जल है। भारत में विश्व का 4% जल है, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोग बताएंगे 133वां स्थान है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारत का 133वां स्थान है, ये चीज़ याद रखिएगा। हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने की संभावना है। कोई भी चीज़ फालतू की यहाँ पे नहीं रखी गई है। चलिए अगला पॉइंट बताया गया है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल का 96.5% भाग लवणीय जल के रूप में है। लवणीय मतलब खारा जल है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल का 96.5% क्या है, लवणीय जल यानी खारा जल है, पीने योग्य जल नहीं है। कितना परसेंट, तो याद रखेंगे आप लोग 96.5% भाग जो है जल का वह लवणीय है, खारा जल है, पीने योग्य नहीं है। तो जितना भी ये डेटा दिया हुआ है सभी आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पृथ्वी पर 2.5% जल अलवणीय है। अवलवणीय मतलब होता है पीने योग्य है, यानी ताज़ा जल है। तो पृथ्वी पर कितना परसेंटेज है, 2.5% जल अलवणीय है यानी पीने योग्य है। तो ध्यान रखिएगा, लवणीय यानी 96.5% यानी ये जो है खारा जल है, और पीने योग्य जल कितना है, तो 2.5% पृथ्वी पर पीने योग्य जल है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है क्या कि इसे ताज़ा जल या पीने योग्य जल भी कहा जाता है। किसे, तो आप लोग बताएंगे अलवणीय जल को।
क्या बोलते हैं, ताज़ा जल या पीने योग्य जल भी कहा जाता है। परसेंटेज कितना है, तो 2.5%। ये सारा डेटा आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है, महासागरों के जल के लवणता का प्रतिशत 35% होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि महासागरों के जल के लवणता का प्रतिशत कितना होता है, तो 35% होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, और जिसकी मात्रा कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 78% होती है। ठीक है, तो महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, तो 78% इसकी मात्रा होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि अलवणीय का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये पीने योग्य जल, तो अलवणीय जल का 75% यानी कितना परसेंट, 75% भाग ध्रुवीय क्षेत्रों में एवं ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। तो अलवणीय जल यानी पीने योग्य जल कितना है, तो आप लोग बताएंगे 2.5% है पृथ्वी पर। इसका बताया गया है कि 75%, यानी इसका 75% भाग जो है ध्रुवीय क्षेत्रों एवं ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। तो बचा आप कितना पीने योग्य जल, यानी 1 से 1.5% के बीच में सिर्फ पीने योग्य जल पाया जाता है, और बाकी क्या होता है कि 75% ये कहाँ पे एकत्रित रहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में और ग्लेशियर वगैरह में ये जमा होता है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि पीने योग्य जल कितना है पृथ्वी पर, तो 2.5%। लेकिन थोड़ा सा और डीप में अगर पढ़ा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि अलवणीय जल का यानी 2.5% जल का 75% ध्रुवीय क्षेत्रों में एवं ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर बचा कितना, तो 1 से 1.5% के बीच में पीने योग्य जल पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि ताजे जल का लगभग 22.5% भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, एवं शेष जल नदियों, झीलों एवं तालाबों में पाया जाता है। तो ताजे जल का लगभग 22.5% भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, तथा शेष कहाँ होता है, तो शेष जो है जल नदियों, झीलों एवं तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि भारत में जल संसाधन के कितने स्रोत हैं, तो आप लोग बताएंगे भारत में जल संसाधन के 4 स्रोत हैं। तो पहला कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। पहला है धरातलीय जल, दूसरा क्या है भूमिगत जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल, और चौथा क्या है महासागरीय जल। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, टॉपिक हमारा चल रहा है कि भूजल संसाधन, तो हम लोग इनके बारे में ना पढ़ करके सिर्फ भूमिगत जल के बारे में ही पढ़ेंगे, नहीं तो टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बताया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में जल संसाधन के कितने स्रोत हैं, तो 4 स्रोत हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला है धरातलीय जल, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल, और चौथा है महासागरीय जल। तो याद रखिएगा। आगे पॉइंट्स में क्या बताया गया है देख लेते हैं कि वर्षा जल रिस कर भूमिगत होता रहता है। जब बारिश होती है तो जल कहाँ होता है, धरातल पे होता है, और वह रिस कर कहाँ चला जाता है, धरातल के नीचे, है ना, भूमिगत हो जाता है। तो वही बताया गया है कि वर्षा जल रिस कर भूमिगत होता रहता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जल रिसाव की यह क्रिया धरातलीय जल से भी होती रहती है, यानी यह
जल रिसाव की यह क्रिया क्या होती है, जैसे धरातल पे जो जल रहता है वो रिसाव उसका होता रहता है और भूमिगत होता रहता है। जल कहाँ चला जाता है, भूमि के नीचे चला जाता है। तो वही बताया गया है कि जल रिसाव की यह क्रिया धरातलीय जल से भी होती रहती है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट बताया गया है कि भूमिगत जल का वितरण हर जगह समान नहीं है। ये आप लोग जानते हैं कि भूमिगत जल का वितरण जो है हर जगह समान नहीं होता है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि भूमिगत जल का वितरण, जल की उपलब्धता, भूमिगत जल का वितरण, जल की उपलब्धता, वर्षा की मात्रा, भूमि की प्रकृति एवं भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा यानी कितनी बारिश हुई है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। भूमि की प्रकृति, भूमि कहीं पे बंजर भूमि है यानी कहीं पे उबड़ खाबड़ भूमि है, कहीं पे रेतीली है, कहीं पे किसी तरह नहीं, तरह तरह की भूमि पाई जाती हैं, तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है ना। और एवं भूमि की ढाल पर, तो कभी कभी भूमि की ढाल इस तरह होती है तो वहाँ पे जल जो है रुक नहीं पाता है और वह बह जाता है ना। तो भूमि के ढाल पर भी निर्भर करती है इस तरह से। तो वही बताया गया है कि भूमिगत जल का वितरण, जल की उपलब्धता, वर्षा की मात्रा, भूमि की प्रकृति, कहीं पे रेतीली भूमि है तो कहीं पे कंक्रीट वाली भूमि है, कंकड़ वाली है ना, तो वहाँ पे जल जो है जल्दी से नीचे पहुँच जाता है, और एवं भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है भारत में भूमिगत जल के असमान वितरण का मुख्य कारक वर्षा है। तो भारत की अगर बात करें तो भूमिगत जल के असमान वितरण का मुख्य कारक क्या है, तो आप लोग बताएंगे वर्षा है ना। तो यहाँ पे भारत में मुख्य जल का कारक क्या है, वर्षा। वर्षा यानी अगर वायुमंडल से वर्षा होती है तो वो कहाँ पे जाएगी, धरातल पर जाएगी, और धरातल से फिर वाष्पीकृत होकर के फिर वो कहाँ चला जाएगा, जल, तो जल जो है वायुमंडल में चला जाएगा, दोबारा फिर से बारिश होगी। तो यहाँ पे भारत की अगर बात की जाए तो वही मुख्य कारक क्या है इसका, तो वर्षा है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बताए गए हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए, इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा गया, किस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। जल भ्रत, जिसको बोलते हैं एक्यूफर, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्यूफर, हिंदी में जल भ्रत, किसे कहते हैं। जल भ्रत मतलब होता है जल से भरी हुई चट्टान। ठीक है, तो जल भ्रत, तो जल भ्रत किसे कहते हैं, तो वही बताया गया है कि भूमिगत जल चट्टानों एवं मृदा से रिस रिस कर भूमि के नीचे जमा हो जाता है। यानी भूमिगत जल जो है, जब से जल की जैसे वर्षा हुई और जल जो है कहाँ पे आ जाता है, तो धरातल पे आ गया, तो चट्टानों एवं मृदा से रिस रिस कर, यानी कहीं पे धरातल पे जल आ गया, कहीं चट्टानों में, कहीं मृदा में, तो जल जो है रिस रिस कर भूमि के नीचे जमा होता रहता है। भूमिगत जल जिन चट्टानों में जमा होता है उन्हें जल भ्रत कहा जाता है, और जहाँ पर चट्टानों में भूमिगत जल जमा हो जाता है उन चट्टानों को क्या कहा जाता है, जल भ्रत कहा जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जल भ्रत किसे कहते हैं, जल से भरा हुआ, यानी जल से भरी हुई चट्टानें। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार उत्तर को फिर से देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि भूमिगत जल चट्टानों एवं मृदा से रिस कर भूमि के नीचे जमा हो जाता है। भूमिगत जल जिन चट्टानों में जमा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, तो जल भ्रत कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है जल भ्रत मानचित्र तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था, पहला राज्य। तो पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे हरियाणा। याद रखिएगा, जल भ्रत का मानचित्र तैयार करने वाला पहला राज्य है हरियाणा, क्योंकि हर जगह यानी कई राज्यों में जल की बहुत ही परेशानियां थीं, तो वहाँ पे जल भ्रत का मानचित्र तैयार किया गया, और ऐसा काम करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आप लोग याद रखिएगा हरियाणा बना। फिर एक एक करके सभी राज्य लगभग आए, तो
अगला राज्य यानी यहीं पे ये बताया गया है कि जल भ्रत मानचित्रण के पहले चरण में, अब पहला चरण स्टार्ट हुआ तो उसमें कौन कौन सा राज्य आ गया, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं तेलंगाना को शामिल किया गया। तो अगर पहला राज्य पूछा जाए कि जल भ्रत मानचित्र तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे हरियाणा, ठीक है। और अगर चरण की बात की जाए कि पहले चरण में, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं तेलंगाना को शामिल किया गया, ठीक है। आई होप जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बताया गया है पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। पुनर्भरण का मतलब समझते हैं कि जो वर्षा से जल प्राप्त होता है उसको एकत्रित करना। तो पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हेडिंग इसमें बनाई गई है, क्या देख रहे होंगे आप लोग, क्या बनाया गया है कि, रुकिएगा एक मिनट, हाँ, हेडिंग बनाई गई है जल की मांग एवं उपयोग। जल की मांग एवं उपयोग देखते हैं तो इसमें पॉइंट बताया गया है पहला कि कृषि में धरातलीय जल का 89%, तो याद रखिएगा कृषि में धरातलीय जल का 89% एवं भूमिगत जल का 92% भाग उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कृषि में धरातलीय जल का, धरातल पे जो जल होता है उसका 89% एवं भूमिगत यानी जो भूमि के अंदर जो जल पहुंच जाता है उसका 92% भाग उपयोग किया जाता है, कहाँ पे, कृषि में। नेक्स्ट अगला पॉइंट बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में धरातलीय क्षेत्र का 2% एवं भूमिगत जल का 5% भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ये डेटा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत में 14 बड़ी, 55 सामान्य एवं 700 छोटी नदियां हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी, तो 1170 मिलीमीटर वर्षा यानी 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है प्रत्येक वर्ष, भारत की बात की जाए तो। नेक्स्ट, भारत में वर्षा जल संरक्षण की परंपरा रही है। आई होप वर्षा जल संरक्षण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो जल वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है उसको एकत्रित करना, वही क्या कहलाता है, वर्षा जल संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि वर्षा जल संरक्षण के लिए टांका का निर्माण राजस्थान में किया जाता है। टांका का निर्माण कहाँ पे किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। अब ये टांका क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। तो टांका आइए देख लेते हैं। तो टांका एक प्रकार का कुआं होता है, इस कुएं में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। यह कुआं ऊपर से ढका हुआ होता है। टांका एक तरह का कुआं होता है, इसमें वर्षा का जल एकत्रित कर दिया जाता है और इसको ऊपर से ढक दिया जाता है। तो यह क्या कहलाता है, टांका कहलाता है, जिसका निर्माण राजस्थान में किया जाता है और अब भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर एवं फलौदी में टांका का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है। तो आप लोग राजस्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट है पानी पंचायत की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे महाराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि पानी पंचायत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु। वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है। पानी पंचायत की शुरुआत करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट
पॉइंट बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग बताएंगे मासिनराम में, और मासिनराम कहाँ है, तो मेघालय में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बताया गया है कि मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग में वर्षा जल संरक्षण प्रचलित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट बताया गया है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट सिंचाई के साधन देख लेते हैं। सिंचाई के साधन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नलकूप है। नलकूप मतलब पंपिंग सेट जिसको बोलते हैं, या आप लोग समरसिबल जिसको बोलते हैं, है ना। तो पंपिंग सेट यानी नलकूप है। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नलकूप। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सिंचाई का मुख्य साधन इनमें से है, तो आप लोगों को पहचानना होगा, तो नलकूप। नेक्स्ट देश की कुल सिंचाई में नलकूप का योगदान कितना है, तो आप लोग ये डेटा याद रखिएगा, 46.22% है। देश की कुल सिंचाई में नलकूप का योगदान 46.22% है। अगला तीसरा बताया गया है नलकूप एवं कुओं की सिंचाई का योगदान। अब अगर बात की जाए कि नलकूप प्लस कुओं की, अभी तक क्या बताया जा रहा था कि सिर्फ नलकूप का योगदान देश में बात कर रहे थे, तो 46.22%। और अगर पूछा जाए कि नलकूप एवं कुओं का सिंचाई का योगदान कितना है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा 62.82% है। सिर्फ नलकूप तो 46.22, और नलकूप प्लस कुओं का अगर पूछा जाए तो कुओं के द्वारा सिंचाई करने का योगदान, तो आप लोग बताएंगे 62.82%। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है देश में नहरों द्वारा 23.66% सिंचाई की जाती है। अब अगर नहर की बात की जाए तो देश में नहरों द्वारा 23.66% सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से यहीं पे याद हो गया होगा कि सिर्फ अगर नलकूप की बात की जाए तो 46.22%, नलकूप प्लस कुओं के द्वारा सिंचाई का अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 62.82%, और अगर पूछा जाए कि नहरों द्वारा तो आप लोग बताएंगे 23.66%। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में की जाती है। अच्छे से याद रखिएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को पहचानना होगा किसके द्वारा, तो नलकूपों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पंजाब में की जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पंजाब में की जाती है। आगे बढ़ते हैं और बताया गया है कि देश में तालाबों द्वारा, अब तालाबों द्वारा पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 2.52% सिंचाई की जाती है। तो ये डेटा सभी लोग याद रखिएगा कि देश में तालाबों द्वारा 2.52% सिंचाई की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा नलकूपों द्वारा, नलकूपों प्लस कुओं द्वारा, नहरों द्वारा और तालाबों द्वारा, इनका डेटा आप लोगों को बता दिया गया है। तो अच्छे से इन लोगों को समझते रहिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला पॉइंट बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 74.9% भाग नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में 74.9% भाग किसके द्वारा, तो नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। चीज़ याद रखिएगा। अगला है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे की जाती है, तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु में की जाती है। तो नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में, नहरों द्वारा पंजाब में, तालाबों द्वारा तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु में। डेटा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
पॉइंट क्या बताया गया है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले राज्य, कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले राज्य। तो आप लोगों को बताना है कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य हैं। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे क्या है, राजस्थान। यहाँ इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और पूछा भी गया है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे राजस्थान में है। और इसके द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो आप लोग राजस्थान ही बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बताए गए हैं कि ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है ना। अब विश्व की अगर बात की जाए तो ग्रेट, अभी तक हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे, अब अगर विश्व की बात यहाँ से स्टार्ट की जाए तो ग्रेट लेक्स उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। याद रखिएगा कौन सी झील है, तो सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया में स्थित कौन सी झील है, तो आप लोग बताएंगे बैकाल झील, बैकाल लेक। तो कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, तो रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है। नाम है क्या, बैकाल झील। और इस झील की गहराई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 1620 मीटर इसकी गहराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कैस्पियन सागर, इसका कैस्पियन सागर ये कितनी लंबी है, तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। यानी कैस्पियन सागर जो है क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यह क्या है, खारे पानी की झील है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि विश्व की खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कैस्पियन सागर। नाम इसका कैस्पियन सागर है, लेकिन ये झील है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। यह झील सागर की तरह देखने में लगती है और बहुत ही लंबी झील है विश्व की, इसलिए इसको कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बताया गया है टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट है मृत सागर जॉर्डन, इज़राइल एवं फिलिस्तीनी भूभाग पर स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि फिनलैंड को, कौन सा देश है, तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं, किस तरह से आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, कौन सा, तो 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। तो कौन सा 90 ईस्ट रिज, इसमें क्या पॉइंट बताया गया है कि 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में 5500 किलोमीटर लंबा टीला है। तो 90 ईस्ट रिज क्या है, तो यह एक टीला है जो कि 5500 किलोमीटर लंबा है और कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान
कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है जो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कौन सा सबसे गहरा सागर है? कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो आप लोग बताएंगे दक्षिण चीन सागर है, ये सबसे गहरा सागर है। ये सागर सिंगापुर से ताइवान की खाड़ी तक फैला है, याद रखिएगा। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह क्या है? तो आप लोग बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसको क्या बोलते हैं? सारगैसो सागर भी बोलते हैं। अब सारगैसो क्या है? तो सारगैसो जड़ विहीन घास है, यह जो है फैली हुई है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, इसलिए इसको सारगैसो सागर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो आप लोग बताएंगे वेनेजुएला जलधारा। कौन सी है? वेनेजुएला जलधारा है। आगे बढ़ते हैं, अब छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे यूएसए में ग्रेट साल्ट झील स्थित है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? तो आप लोग बताएंगे मारियाना गर्त। आप लोग जानते ही होंगे विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है, नाम है मारियाना गर्त। इसमें क्या बताया गया है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे ह्यूरन झील जो है यूएसए में स्थित है। इसके बारे में क्या बताया गया है देख लेते हैं। ये झील संयुक्त राज्य अमेरिका की झील है। यूएसए की बड़ी झीलों में इसका सुपीरियर झील के बाद दूसरा स्थान है। इसका कौन सा स्थान है? तो सुपीरियर झील के बाद इसका दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो आप लोग अभी पढ़ चुके हैं बैकाल झील, और यह कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी औसत गहराई कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 744.40 मीटर इसकी औसत गहराई है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे वेनेजुएला स्थित एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे? वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप लोग बताएंगे बाब अल मंदेब जल संधि। कौन सी संधि है? तो बाब अल मंदेब जल संधि जो है जोड़ती है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो कौन सी झील है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है? तो तुर्की की वान झील जो है, इसमें विश्व की सबसे ज़्यादा यह झील लवणता वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है जलधारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? तो पेरू जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन किस महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव पाया जाता है? तो आर्कटिक महासागर में उत्तरी ध्रुव पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू मध्य
अलग करता है? तो आप लोग बताएंगे बेरिंग जल डमरू मध्य जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे वांगहो नदी। सब लोग जानते होंगे यह चीन का शोक भी कहलाती है। वांगहो नदी कहाँ पे है? तो चीन की नदी है। इसको चीन का शोक भी बोला जाता है और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यह विश्वासघाती या चीन का शोक भी इसको बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो आप लोग बताएंगे कौन सी नदी है? तो राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे मृत सागर। मृत सागर जो है सर्वाधिक नीची झील है। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी है, तो तिब्बत की टिसो सिक्रू। तिब्बत की टिसो सिक्रू संसार की सबसे ऊंची झील है। 22 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ झीलों के नाम दिया है, दूसरी तरफ संबंधित देश दिया है। तो अरल सागर कहाँ पे स्थित है? तो कजाकिस्तान में स्थित है। मिशिगन झील कहाँ पे स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट वियर इस झील कहाँ पे स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। आयर झील कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, तुर्की में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे विक्टोरिया जलप्रपात जो है जेम्बेजी नदी से संबंधित है और यह अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। तो विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है और यह किस नदी से संबंधित है? तो जेम्बेजी नदी से संबंधित है जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम था भूजल संसाधन। आशा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन, इसके बाहर क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग क्लास को पूरा देखें और क्लास को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।